नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित एकेडमी जीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। रिसेंट में ही जीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है और इस बार एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है एथिक्स के नाम से, जिसमें 250 मार्क्स टोटल रहेंगे। 250 में से 200 मार्क्स अलॉट किए गए हैं केस स्टडीज को। तो केस स्टडीज को टैकल करना बहुत गेम चेंजर होने वाला है। इससे पहले एथिक्स के क्वेश्चन आते थे मगर थ्योरेटिकल पोर्शन में ही रहते थे। बट केस स्टडीज को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या एंगल हमें केस स्टडीज में शो करने चाहिए। तो हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ कुछ केस स्टडीज देंगे जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड केस स्टडीज होती हैं, जो कि हमारी कोर एथिक्स को चैलेंज करती हैं। हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है। एक रेप केस हुआ था और उसमें हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुनाई थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्यूट कर दिया था। तो ऐसे केसेस में बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं और ये केस गुजरात हाई कोर्ट से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पिछले 1 डेढ़ साल की जितनी भी बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं हम ट्राई करेंगे आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन, हमारी जो केस स्टडी का इशू है वो ये है कि एक देयर वाज अ मैन, ही वाज कन्विक्टेड बाय द गुजरात हाई कोर्ट और उसके द्वारा एक 4 साल के बच्चे का रेप और मर्डर किया गया था, उसको डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया था 25 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट से। और कुछ जो रीजन दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो कुछ इस प्रकार थे कि जो कन्विक्ट है वो एक लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, उसको बचपन में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था तो उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से वो गुजरा है, वो अपनी फैमिली के लिए सोल केयर टेकर है। ही हैज 64 ईयर मदर, 10 ईयर डॉटर। उसका पहले से कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसका पर्सनल कंडक्ट अच्छा है। क्राइम डिड नॉट फॉल अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी, बिकॉज जो फांसी होती है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में होती है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच शुक द कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की जड़ें हिला दे, जैसे निर्भया कांड हुआ था इस प्रकार से। तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता है। दिस वर्डिक्ट स्पार्क्ड अ नेशनल डिबेट ऑन एथिकल लिमिट्स ऑफ जुडिशियल कंपैशन, विक्टिम जस्टिस और जो रिफॉर्मेटिव पोटेंशियल है कि हम किसी को जेल जो भेजते हैं, हम पनिश करते हैं, क्या उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। फांसी देने का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो स्कोप लेफ्ट फॉर द रिफॉर्मेशन और उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट हमारा जस्टिस रिफॉर्मेटिव पे फोकस करता है, सुधार पे बात करता है। तो इस प्रकार की केस स्टडी से क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज बिटवीन द विक्टिम्स राइट टू जस्टिस एंड द कॉन्विक्ट राइट टू रिफॉर्मेशन। इन योर ओपिनियन, does judicial mercy in such cases strengthen or weaken the public faith in the judicial justice system? Justify your answer, suggest a balanced ethical approach that uphold both constitutional morality and victim centric justice। अब देखो इसमें दोनों ही पहलू हैं। एक तो जो विक्टिम है उसको सेंस ऑफ जस्टिस चाहिए कि उसके साथ गलत हुआ है उसकी फैमिली को, तो हमें उसकी फांसी से उसको एक सेंस ऑफ क्लोजर आएगा, यस। और सोसाइटी में एक डेटरेंस क्रिएट होता है कि जो जो इस प्रकार का बिहेवियर है, इस प्रकार के एक्ट हैं, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है हमारे जस्टिस सिस्टम में। बट दूसरी तरफ जो आदमी है उसका भी राइट टू रिफॉर्मेशन है और वो उसकी पर्सनल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरा भी जिम्मेवार नहीं है, उसको एक सुधार का मौका मिलना चाहिए। जैसे गांधी जी ने क्या कहा कि हेट द सिन, लव द सिनर, उस आइडियोलॉजी को। बट वो कहां तक वो कंपैशन की लिमिट हो, इस प्रकार के केसेस में क्या वो कंपैशन डिजर्व करता है, क्या वो रिफॉर्मेशन डिजर्व करता है। और ये एक नया क्वेश्चन भी खड़ा करता है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट देने से, डेथ पनिशमेंट देने से क्या रेप केसेस कम हो रहे हैं। हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है जो इसको प्रूफ कर पाए कि डेथ पेनल्टी देने से क्राइम कम हो रहे हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है, इट्स नॉट द सीवियरिटी ऑफ द लॉ विच एक्ट एज अ डिटरेंस बट इट इज द सर्टेनिटी ऑफ द लॉ विच एक्ट एज अ डिटरेंस। आपका कानून कितना ज्यादा कठोर है उससे फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी को, मगर फर्क किससे पड़ता है, वो कितना जल्दी लागू होता है, कितनी श्योरिटी से लागू होता है। अगर एक किसी ने क्राइम किया तो ही और शी शुड नो कि तुम बच नहीं सकते किसी भी हालत में। बट हमारे निर्भया कांड में आपने देखा कि 10 साल तक वो चीज चलती रही जबकि सब कुछ प्रूफ हो चुका था। तो ऐसे केसेस में एक बैलेंस बनाना वो आपको, तो जब भी ऐसा केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है कि एक तो सबसे पहले आपको जितने भी ऑप्शंस होते हैं उस केस स्टडी में आपको सारे बताने होते हैं, उन सबके पॉजिटिव नेगेटिव। और सबसे एक जो मोस्ट कॉमन अप्रोच होती है दैट इज स्टेक होल्डर अप्रोच, कि इस केस में कौन कौन स्टेक होल्डर है।
ठीक है, आपको लिखना होगा कि यहाँ पर क्या एथिकल डायलेमा है और यहाँ पर क्या एक पॉजिटिव सॉल्यूशन हो सकता है। आपको लास्ट में एक स्टैंड भी लेना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्टैंड लेना पड़ता है, कुछ केसेस में आप स्टैंड नहीं भी ले पाते हो। चलो, एथिकल डायलेमा आंसर स्टार्ट करते हैं। एथिकल डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑप्शन होते हैं और आप किसी को भी चूज करोगे तो यू विल नॉट एंड इन ए कंफर्टेबल एथिकल मैनर। तो हमें एक एथिकल डायलेमा ये है कि वेयर शुड द लाइन बी ड्रॉन बिटवीन द विक्टिम फैमिली नीड फॉर द जस्टिस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन। हमें इस बीच में डायलेमा है, अगर हम उसको उसकी फांसी को माफ करते हैं तो जो विक्टिम की फैमिली है उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसकी बेटी के साथ जो हुआ वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गया उसके जीवन का। तो बट अगर उसको हम फांसी की जगह रोक देते हैं तो उसको रिफॉर्मेशन का मौका मिल रहा है। तो दोनों ही केसेस में इस तरफ जो कन्विक्ट है उसकी लाइफ चली जा रही है, तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कहता है। बट इधर जो विक्टिम है उसकी भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, तो उसकी लाइफ भी चली गई। तो ये हमारा एथिकल डायलेमा है। तो इस केस में हमारे मेन 5 स्टेक होल्डर बनेंगे। पहला बनेगी विक्टिम की फैमिली, जिसको जस्टिस चाहिए, क्लोजर चाहिए, सेंस ऑफ क्लोजर और डेटरेंस चाहिए कि भाई आगे से ऐसा कोई ना कर पाए। कन्विक्ट है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी भी राइट टू लाइफ है, रिफॉर्मेशन है, उसका फैमिली वेलफेयर, उसके ऊपर एक बच्ची डिपेंडेंट है, उसकी माँ डिपेंडेंट है, तो उनका क्या गलती है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें देखना पड़ेगा। जुडिशरी जुडिशरी को जस्टिस और मर्सी दोनों को देखना है, न्यायमूर्ति है। सोसाइटी एट लार्ज, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। जब भी सोसाइटी में कोई क्राइम होता है तो एक स्टेक होल्डर तो आपका होना चाहिए, सोसाइटी एट लार्ज। नीड फॉर डेटरेंस, फेथ इन लॉ, ह्यूमन राइट्स, राइट, प्रिजन सिस्टम, रिहेबिलिटेशन, पनिशमेंट। क्या हम ऐसे मारते मारते कहां तक जाएंगे? क्या हम किस किस प्रकार की न्याय व्यवस्था चाहते हैं, जो रिफॉर्मेटिव लेके आए या फिर वो एलिमिनेशन पे जाता है? तो यहाँ पर एथिकल जो डायमेंशंस बने इस केस के, वो बनते हैं जस्टिस और मर्सी का केस। यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है, ये थ्योरी कहती है कि जो आप जो भी काम करो इट शुड बी ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। जो कांत की एथिक्स है वो ड्यूटी पे बात करती है, राइट बेस्ड अप्रोच है, रिहेबिलिटेशन, रेट्रीब्यूशन, ये सारे हमारे एथिकल डायमेंशन होंगे। तो पॉसिबल एक्शन इसमें क्या हो सकता है? इसमें 3 केस हो सकते हैं। पहला कि भाई जो डेथ पेनल्टी है उसको हम अपहोल्ड कर दें, यस इट वाज राइट, दैट इज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इसमें क्या होगा कि भाई मैक्सिमम पनिशमेंट आपको मैक्सिमम हार्म करेगी, स्ट्रॉन्ग डेटरेंस बनेगा आने वाले क्राइम्स के लिए, जो विक्टिम की फैमिली है उनको जस्टिस फील होगा और एक सेंस ऑफ क्लोजर भी आएगा कि भाई हमने हमारे साथ गलत किया उसके साथ भी गलत हुआ। बट इससे क्या होगा कि इस जो सोशो इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटीज हैं, मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, जो टीबी से गुजरा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई या पोटेंशियल डिफॉर्मेशन का केस था, वो इग्नोर हो गया। कुछ तो नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है कि आपने जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस के तहत उसकी उसकी सजा को 25 साल आपने कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो कन्विक्ट है उसकी ह्यूमैनिटी, अपने डिग्निटी को भी अपहोल्ड कर लिया। आपकी जो वैल्यूज हैं, रिफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, उससे भी अलाइन कर रहा है। इसमें हो सकता है डाउटफुल, कई बार क्या होता है कि केस बहुत जल्दी उसके पक्ष में चला जाता है, बाद में पता लगता है कि असली जो क्रिमिनल था वो नहीं था। तो इट अवॉइड इरिवर्सिबल पनिशमेंट। ऐसा केस पहले भी हुआ था, एक बार एक स्कूल में एक छोटे बच्चे की डेथ हुई थी, उसको उसको मारा गया था और सारा जो केस था वो डाल दिया गया था कंडक्टर पर, बस के कंडक्टर पर। उसको फैसला भी सुना दिया गया था, लेकिन कई महीनों कई साल बाद पता लगा वो रियल नहीं था, एक स्कूल के बच्चे ने ही उसको मारा था और जस्टिस उसको सुना भी दिया गया था। तो कई बार हमारे पास स्कोप रहता है। बट इसमें ये हो सकता है कि इट मे अपीयर अनजस्ट सोसाइटी, विक्टिम फैमिली, और जो डेटरेंस इफेक्ट है, पब्लिक का जो फेथ है वो कम हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है जो हमारा एक बैलेंस्ड हाइब्रिड मॉडल आप कह सकते हो, कि उसकी सेंटेंस 25 से 30 साल हो बट नो पैरोल, उसको बाहर नहीं आने दिया जाए, उसके मैंडेटरी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन ट्रैकिंग रखी जाए, और प्लस जो विक्टिम की फैमिली है उसको काउंसलिंग और कंपनसेशन स्टेट की तरफ से मिले। जस्टिस जुडिशियल रिव्यू, उसके जेन्युइन रिफॉर्म हमारे होने चाहिए, उसके बारे में हो सकता है उसके सुधार, भाई 15-20 साल अगर वो कॉन्स्टेंटली सुधार करता है अपने आप में, उसकी सजा कम भी करी जा सकती है। पब्लिक कम्युनिकेशन टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। तो इन कंक्लूजन आपके 3 केस बनते हैं, तीनों में से ही आपने पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए। इन कंक्लूजन आप ये कह सकते हो, दिस केस एम्बॉडी ए मोरल ग्रे जोन, जुडिशियल कंपैशन मस्ट नॉट एक्लिप्स द जस्टिस, एंड एथिकली साउंड जस्टिस सिस्टम में ये चीज होनी चाहिए कि हाँ जस्टिस होना चाहिए, भले ही कंपैशन है बट जस्टिस इज द सुप्रीम।
एंश्योर द पनिशमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द बोथ क्राइम एंड कॉन्टेक्स्ट। डिग्निटी एंड रिफॉर्म आपको जनरली जहां पॉसिबल ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। सेंस ऑफ क्लोजर रेट्रिब्यूशन विक्टिम की फैमिली को मिलना चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट बहुत जरूरी है और वो आएगा क्लैरिटी, बैलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल एडहेरेंस से। आप इसको एंड कर सकते हो एक बहुत बढ़िया कोट से। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, बट जस्टिस मस्ट बी डन एंड मस्ट सीन टू बी डन। तो ये उनका एक फेमस कोट था कि जस्टिस होना चाहिए और जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए, तभी जस्टिस प्रिवेल होगा सोसाइटी में। तो ये जो आपका केस स्टडी था, आप इस प्रकार से और भी अगर आप चाहेंगे तो हम और भी केस आपके लिए ऐसे लेके आएंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के, तो आप इनको एज ए मॉडल आंसर पे यूज कर सकते हो। मान लो कभी कोई केस आता है जैसे कैपिटल पनिशमेंट पे आ गया, कल को मतलब जस्टिस रिफॉर्म पे आ जाए, एथिक्स में आ जाए, विक्टिम वर्सेस अक्यूज राइट्स में आ जाए, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो पनिशमेंट में आ जाए, उन वहां पर भी आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या इस प्रकार की वीडियो और चाहते हो, और क्या इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है आने वाले मेंस में। थैंक यू।